गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स का लेक्चर 19। उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब हम डिस्कस करेंगे जो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड लेवल क्वेश्चन है, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन सब है। और लास्ट में एक हम क्वेश्चन बताएंगे आईआईटी का भी, जो 2024 में पूछा है। ठीक है, तो हम आज अभी प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चन का, देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है ऑब्जेक्टिव में। थोड़ा हम लोग देख लें इसको अच्छे से। क्या लिखा हुआ है? एक मैट्रिक्स है 1 2 3 मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू 5 10। क्या कह रहा है? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। सबसे पहले इसका ऑर्डर बताओ। इसका ऑर्डर क्या है? 1/2, मतलब 1 रो और 2 कॉलम। इसका ऑर्डर क्या है? 1/3, 1 रो 3 कॉलम। तो ए का ऑर्डर क्या हो जाएगा? मान लेते हैं पहले, चलो ए का ऑर्डर हम मान लेते हैं m/n। ठीक है, और सबको पता है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी संभव है जब फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकेंड का नंबर ऑफ रो बराबर हो। इसका मतलब m = 3 हो गया। ठीक है, और जो आंसर आता है मल्टीप्लाई करने के बाद, उस आंसर वाले मैट्रिक्स फॉर्म का जो ऑर्डर होता है वो फर्स्ट का रो और सेकेंड का कॉलम होता है। तो फर्स्ट का रो 1 और सेकेंड का कॉलम 2, मतलब n2 होना चाहिए। ठीक है, जो भी आंसर का ऑर्डर होता है वो फर्स्ट का रो और सेकेंड का कॉलम वही होता है। ये दोनों, ये रो के बराबर, पहला के रो के बराबर, और ये 2 जो है वो सेकेंड के कॉलम के बराबर। थ्योरी में बताए थे ना। तो क्या हो गया? n = यहां पे 2 हो जाएगा। n = 2। इसका मतलब ऑर्डर मालूम चल गया। m/n हो जाएगा 3/2। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ ए 3/2। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या बताए हैं? 2 का मल्टीप्लाई तभी संभव है जब फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो बराबर होना चाहिए। 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तभी संभव है जब फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम और सेकेंड का नंबर ऑफ रो बराबर हो। इसका मतलब m = 3। और 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आता है उसका ऑर्डर क्या होता है? पहला का रो और दूसरे के कॉलम के बराबर। तो पहला का रो मतलब 1 = 1 और n = 2, वही लिखे हैं n = 2। मतलब ए का ऑर्डर m/n, और m/n कितना हो गया? m है 3, n है 2। ठीक है, तो यही ऑर्डर हो जाएगा ए का। सेकेंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? लेट a एंड b आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ab = ba। इज ab सिमेट्रिक मैट्रिक्स? क्या a × b सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? तो सिमेट्रिक का हम लोग जानते हैं कंडीशन। क्या होता है कंडीशन? अगर ab का ट्रांसपोज ab के बराबर आ गया, कोई भी मैट्रिक्स का अगर सिमेट्रिक फॉर्म चेक करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें उसका ट्रांसपोज करके देखते हैं कि उसी मैट्रिक्स के बराबर है कि नहीं। अगर आ गया तो हम कहेंगे वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो चेक करते हैं ए बी यहां सिमेट्रिक है कि नहीं। तो ए बी ट्रांसपोज = ए बी होना चाहिए। देखते हैं LHS देख लो। ए बी का ट्रांसपोज सबको पता है, a × b का ट्रांसपोज। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज में हम बताए थे, है ना। ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी क्या होता है? a × b का ट्रांसपोज b ट्रांसपोज × a ट्रांसपोज के बराबर होता है। सेकेंड का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई फर्स्ट का ट्रांसपोज। और क्वेश्चन में पहले से गिवन है a और b सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब AT = a और BT = b। ये पहले से क्वेश्चन में गिवन है। सिमेट्रिक का मतलब उसका ट्रांसपोज = उतना ही होता है। तो BT के जगह पे हम b लिख सकते हैं और AT के जगह पे हम लिख सकते हैं a। तो यहां पे आंसर क्या आ गया है? BA। और BA AB के बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसका मतलब BA = AB लिख दिए, = RHS हो गया। ठीक है, तो LHS में था a × b का ट्रांसपोज। हमको देखना था कि इसके बराबर हो सकता है कि नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि a × b का ट्रांसपोज b ट्रांसपोज × a ट्रांसपोज के बराबर होता है। और b ट्रांसपोज = b, क्योंकि सिमेट्रिक है, और a भी सिमेट्रिक है, तो a ट्रांसपोज = a लिख सकते हैं। तो लिख दिए BA। और क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ था कि BA = AB है, तो BA की जगह हम पुट कर सकते हैं AB। मतलब LHS = RHS आ गया। इसका मतलब AB सिमेट्रिक है। ठीक है, AB सिमेट्रिक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्म क्या कह रहा है यहां पे? इफ A एंड B आर 2 स्क्वायर मैट्रिक्स, A और B अगर 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है और AB = BA है, तो हमको इस फॉर्म को A और B के टर्म में लिख के दिखाना है। मतलब सिंपल फॉर्म है, देखना।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सबको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मैट्रिक्स में ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, और हम लोग इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी जानते हैं। वैसे अगर नहीं जानते हो फॉर्मूला तो सीधा लिखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी इंटू ए और बी इंटू बी स्क्वायर। माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कट गया, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी हट गया, आंसर आया ए बी प्लस बी ए। लेकिन क्वेश्चन में एक प्रॉपर्टी पहले से गिवन है, एक कंडीशन पहले से दिया हुआ है, बी ए इजक्वल टू ए बी, तो बी ए की जगह हम ए बी पुट कर सकते हैं, तो ए बी प्लस ए बी टू ए बी, इसको हम टू ए बी भी कह सकते हैं। यही निकालना था ए और बी के टर्म में, एकदम आसान फॉर्म है। इसका फॉर्मूला भी तुम लोग को याद है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर नहीं होता है, ये मैथ का कैलकुलेशन नहीं है, ये मैट्रिक्स फॉर्म है। मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए यहाँ पे हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम पहले से भी बता चुके हैं कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। लेकिन एक्चुअली में ये ए और बी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, क्योंकि वो कंडीशन दिया हुआ है, इसीलिए हम बी ए की जगह ए बी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ए बी प्लस ए बी टू ए बी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर 2 by 2 मैट्रिक्स अगर हम लेते हैं तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है 1 2 3 4, है ना। 2 रो होना चाहिए और 2 कॉलम होना चाहिए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहां पे 4 है। अब इसमें कहा क्या रहा है, राइट द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्सेज ऑफ ऑर्डर 2 by 2 विथ ईच एंट्री 1 2 और 3। यहां पे जो भी एंट्री होगा उसमें 1 या 2 या 3 ही एंट्री करना है। इसमें एलिमेंट के रूप में 1 रखना है या 2 रखना है या 3 रखना है, कितने तरीके से इसमें रख सकते हैं, यही कह रहा है। तो ये तो एक तरह से क्वेश्चन हो गया परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में हम लोग पढ़े थे, जब भी कोई नंबर ऑफ वेज निकालना होता है तो एक कंडीशन के अंदर जितना भी फॉर्म बनता है, नंबर ऑफ वेज बनता है अलग अलग, उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर एक ही कंडीशन के अंदर दूसरा कंडीशन सब आ रहा है तो सारे फॉर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे हम 1 भर सकते हैं या 2 भर सकते हैं या 3 भर सकते हैं, मतलब यहां 3 तरीके से भर सकते हैं, यहां भी 3 तरीके से भर सकते हैं, यहां भी 3 तरीके से भर सकते हैं, या तो 1 या तो 2 या तो 3, और यहां भी 1 या 2 या 3। तो सबका इंडिविजुअल तरीका निकाल लेना है और सीधा मल्टीप्लाई कर देना है, उतना ही नंबर ऑफ वेज होगा, उतने ही डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम इसमें भर सकते हैं। ठीक है, तो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के फॉर्म पे है। जब भी इसमें इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो इंडिविजुअल निकाल लो पहले इसका, 3 तरीका, यहां भी 3 तरीका, या तो 1 2 या तो 3, या तो 1 या तो 2 या तो 3, यहां भी या तो 1 या तो 2 या तो 3, 3 3 3 3, है ना। तो यहां पे सबको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई इसलिए होता है ना, क्योंकि ध्यान देना, जैसे मान लो हम 2 ही जगह का बात करते तो कितना तरीका बनता, या तो 1 1 या तो 1 2 या तो 1 3, या तो 2 1 या तो 2 2 या तो 2 3, या तो 3 1 या तो 3 2 या तो 3 3, 9 तरीका हो गया। तो 3 × 3 9। तो एक कंडीशन के अंदर जितना भी नंबर ऑफ वेज आता है ना, सीधे उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल नंबर ऑफ वेज अपने आप निकल जाता है। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं खराब करना है ना। सारे फॉर्म का अलग अलग नंबर ऑफ वेज निकाल लेना है, सीधा मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 81। 81 वेज 81 तरीके से 1 2 3 को अलग टाइप से हम यहां पे भर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्म सब सीबीएसई में पूछा हुआ क्वेश्चन सब है, सारा इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई, ये सब हमेशा रिपीट करता है और क्वेश्चन इजी आता है। मैट्रिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारा आता है। ठीक है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से देखना है। अब यहां पे एक मैट्रिक्स है ए, इसको थ्योरी के लैंग्वेज में लिखा है AIJ, ऑर्डर दिया हुआ है 2 by 2, है ना। ये ऑर्डर 2 by 2 दिया हुआ है, तो हम लोग एलिमेंट को कैसे लिखते हैं बता चुके हैं। हम लोग एलिमेंट को ऐसे लिखेंगे A11 A12 A21
A22। ठीक है, एक चीज और, यहां ए आई जे का फॉर्मूला दिया हुआ है, ए आई जे इजक्वल टू आई बाई जे। इसका मतलब ये फॉर्मूला ये सब फॉर्म के लिए काम देगा, है ना। जैसे A11 तो आई के जगह भी 1 है और जे के जगह भी 1 है, तो यहां पुट कर दो आई के जगह 1, जे के जगह 1। A12 मतलब आई के जगह 1 है और जे के जगह 2 है, तो जहां आई है वहां 1 पुट कर दो, जहां जे है वहां 2 पुट कर दो, 1/2। A21 है ना, A21 का वैल्यू देखो कितना आएगा, आई के जगह 2 पुट कर देना है और जे के जगह 1 पुट कर देना है। ठीक है, और A22 भी निकालना है, यहां वैल्यू कितना आ जाएगा, A22 आई के जगह 2 और जे के जगह 2 है, तो वही पुट यहां भी करना है, आई के जगह 2 और जे के जगह 2। तो A11 का वैल्यू आ गया 1, A12 का वैल्यू आ गया 1/2, A21 का वैल्यू आ गया 2 और A22 का वैल्यू आ गया 1। सीधा यहां से वैल्यू पुट कर दिए, ये फॉर्मूला दिया हुआ था, इसके आधार पे हम सबका रैंक जो भी दिया हुआ है फॉर्म आई जे के जगह पे वो सीधा पुट कर देते हैं और जो वैल्यू निकलता है वो यहां पुट कर देंगे। इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्म है और इजी फॉर्म भी है सारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ द गिवन मैट्रिसेज चूज दैट मैट्रिक्स व्हिच इज ए स्केलर मैट्रिक्स। इसमें से कौन सा स्केलर मैट्रिक्स है। सबसे पहले कि स्केलर मैट्रिक्स जब भी होगा तो स्क्वायर फॉर्म में रहेगा, क्योंकि डायगोनल्स का चर्चा जब भी होता है, डायगोनल्स का चर्चा जब भी होता है तो वो स्केलर फॉर्म में है ना। डायगोनल्स मैट्रिक्स, डायगोनल्स का चर्चा जब भी होगा तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। तो यहां स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा है पहले ये बताओ, क्योंकि जब हम पढ़े हुए हैं कि स्केलर मैट्रिक्स तभी संभव है जब वो सबसे पहले स्क्वायर के फॉर्म में हो, तो स्क्वायर के फॉर्म में तो ये है। और दूसरी बात हम लोग ये भी पढ़े थे कि स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, ये एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल्स का सारा एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, अब बाकी सारा एलिमेंट जीरो होना चाहिए। तो डायगोनल्स का एलिमेंट तो इक्वल है ही, अब बाकी सारा एलिमेंट जीरो है ही। यहाँ पे तो सारा एलिमेंट जीरो है, तो उससे मतलब नहीं है, बस डायगोनल्स का एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, अब बाकी सारा एलिमेंट जीरो होना चाहिए। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ ईच एंट्री 0 और 1। अभी जस्ट इसी टाइप का क्वेश्चन बनाए थे। कह रहा है एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/3 है, 3/3 मतलब 3 रो और 3 कॉलम, मतलब 9 एलिमेंट हो गया टोटल मिला के, है ना, 9 एलिमेंट। तो यहां कितने टाइप से हम यहां पुट कर सकते हैं, कितने टाइप से ये मैट्रिक्स का फॉर्म बन सकता है। और यहां पे एलिमेंट का एंट्री है या तो 0 या तो 1, मतलब यहां हम एलिमेंट के रूप में या तो 0 पुट करेंगे या तो 1 पुट करेंगे। तो यहां हम पुट कर सकते हैं दो तरीके से, या तो 0 या तो 1। यहां भी दो तरीके से, यहां भी दो तरीके से, भी जस्ट बताए थे कि जितना भी एलिमेंट का प्लेस है वहां कितने टाइप से हम भर सकते हैं, दो तरीके से, या तो 0 या तो 1। तो सब दो दो तरीके से 9 टाइम्स। तो जितना भी नंबर ऑफ वेज है सबको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 2 2 2 कितने पर मल्टीप्लाई करेंगे, 9 टाइम्स। इसका मतलब आंसर हो जाएगा 2 का पावर 9, 512 वेज। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है ना, इंपॉर्टेंट है, बेसिक क्वेश्चन ही है, भारी क्वेश्चन नहीं है। क्या लिखा हुआ है, एज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर। सबका ऑर्डर दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एक्स का ऑर्डर क्या दिया हुआ है, एक्स का ऑर्डर दिया हुआ है 2/n, वाई का ऑर्डर दिया हुआ है 3/k, जेड का ऑर्डर दिया हुआ है 2/p, डब्ल्यू का ऑर्डर दिया हुआ है n/3 और p का ऑर्डर दिया हुआ है p का p/k, p/k। चलो सबका ऑर्डर हम लिख लिए साइड में। अब क्या कह रहा है यहां पे
फर्स्ट क्वेश्चन है ना, ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये उसी का सेकेंड क्वेश्चन है। देखते हैं, ये पहला क्वेश्चन उसी का, ये सेकेंड क्वेश्चन उसी का। तो अभी फर्स्ट हम देख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है द रिस्ट्रिक्शन ऑन एन के एंड पी सो दैट पी मल्टीप्लाई वाई, पी का ऑर्डर था पी बाई के, पी मल्टीप्लाई वाई, वाई का ऑर्डर है 3 बाई के, प्लस डब्ल्यू वाई, डब्ल्यू का ऑर्डर है n बाई 3, और वाई, वाई का ऑर्डर 3 बाई के। ठीक है, विल बी डिफाइंड। ठीक है, कह रहा है p मल्टीप्लाई वाई प्लस डब्ल्यू मल्टीप्लाई वाई, ये डिफाइंड है, मतलब ये संभव है। तो सबसे पहले हमको ये बताओ तो कि मल्टीप्लाई कब संभव हो सकता है। मल्टीप्लाई तभी संभव हो सकता है दो मैट्रिक्स का जब फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकेंड का नंबर ऑफ रो बराबर हो। इसका मतलब k इक्वल टू 3। एक फॉर्म तो समझ में आ गया कि दो का मल्टीप्लाई तभी संभव है जब फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम और सेकेंड का नंबर ऑफ रो बराबर हो। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, जो पहला का पहला वाला और जो दूसरा का दूसरा वाला, वही रिजल्ट का जो भी मैट्रिक्स आता है रिजल्ट में उसका ऑर्डर क्या होता है, पहला का रो और सेकेंड का कॉलम। ठीक है, और यहां मल्टीप्लाई कब संभव होगा, जब फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम और सेकेंड का नंबर ऑफ रो बराबर हो। तो यहां 3 3 तो बराबर पहले से दिया हुआ है। और यहां जो ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर आएगा फर्स्ट का रो और सेकेंड का कॉलम। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि मल्टीप्लाई तभी संभव है ना, जब फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड का नंबर ऑफ रो बराबर हो। तो इससे एक रिजल्ट आ गया k इक्वल टू 3। यहां पे भी फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम और सेकेंड का नंबर ऑफ रो बराबर होना चाहिए, वो तो बराबर पहले से दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो सम कर रहे हैं, अगर सम भी डिफाइंड है, ये पूरा का पूरा फॉर्म ही डिफाइंड है कह रहा है क्वेश्चन में, इसका मतलब ये सम भी डिफाइंड है। तो दो मैट्रिक्स का सम कब डिफाइंड होता है, जब दोनों का ऑर्डर सेम टू सेम हो। मतलब पहला का ऑर्डर p बाई के है और दूसरा का ऑर्डर n बाई के है, तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम का मतलब जो पहला का रो है वही पहला का, वही दूसरा का रो होना चाहिए, और जो पहला का कॉलम है नंबर ऑफ कॉलम्स वही सेकेंड का नंबर ऑफ कॉलम्स होना चाहिए। वो तो k इक्वल टू के दिया हुआ है, इसका मतलब p इक्वल टू भी n होना चाहिए। तो एक रिजल्ट आ गया p इक्वल टू n और एक रिजल्ट आ गया k इक्वल टू 3। कौन सा ऑप्शन है, p इक्वल टू n, k इक्वल टू 3। ठीक है, पहला तो समझ में आ गया। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन इसी का। हाँ, n इक्वल टू p पहले ही दे दिया और यहां लिख दिया कि 7x माइनस 5z, इसका ऑर्डर बताना है, इसका ऑर्डर बताना है। ये तो बहुत आसान है। 7x का ऑर्डर क्या है, पहले x का ऑर्डर है 2 बाई n और z का ऑर्डर है 2 बाई p। और क्वेश्चन में पहले से दे दिया कि n इक्वल टू p है, मतलब p के जगह हम n पुट कर सकते हैं क्योंकि n इक्वल टू p पहले से दिया हुआ है। तो p के जगह हम n पुट कर सकते हैं, मतलब इसका भी ऑर्डर 2 बाई n और इसका भी ऑर्डर 2 बाई n, और दो मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 बाई n। और कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑर्डर पे कोई असर नहीं पड़ता है, ऑर्डर सेम रहता है ना, क्योंकि सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो पोजीशन तो सेम ही जगह रहेगा सबका, तो ऑर्डर हमेशा सेम रहेगा। कभी भी कोई स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे कोई भी मैट्रिक्स फॉर्म में तो ऑर्डर चेंज नहीं होगा। और प्लस या माइनस करते हैं तो ऑर्डर क्या आता है नए मैट्रिक्स का, प्लस माइनस करने के बाद ऑर्डर हमेशा सेम ही आता है। प्लस माइनस या इक्वेट करो या किसी को इक्वल करो, सबका ऑर्डर सेम। मल्टीप्लाई में बस सेम नहीं होता है, फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड का नंबर ऑफ रो बराबर होना चाहिए, है ना, उसमें अलग नियम लगता है। लेकिन प्लस माइनस या इक्वल वाले साइन में सब मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम ही होना चाहिए। तो ये भी 2 बाई n, ये भी 2 बाई n, तो आंसर भी 2 बाई n। अब आंसर 2 बाई n भी कह सकते हैं और 2 बाई p भी कह सकते हैं क्योंकि n और p तो इक्वल है। ठीक है, तो जो आंसर आता है उसका भी ऑर्डर सेम ही होता है। तो आंसर हो गया इसका 2 बाई n या 2 बाई p। तो 2 बाई n दिया हुआ है। अब p बाई 2 नहीं होगा, 2 बाई p हो सकता था, वो तो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ये b 2 बाई n ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ ए मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक भी हो और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, मतलब ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए भी हो और ए का ट्रांसपोज इक्वल टू
माइनस ए भी हो, है ना, ध्यान देना, ए सिमेट्रिक भी हो और ए एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हो, मतलब ए टी इजक्वल टू ए हो सिमेट्रिक के फॉर्म से और ए टी इजक्वल टू माइनस ए हो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म से। ठीक है, तो ए टी इजक्वल टू कितना आ गया ए, और ए टी इजक्वल टू माइनस ए भी है, तो यहां से अगर ध्यान से देखो तो माइनस ए को इधर ले आओ, तो ए प्लस ए, टू ए इजक्वल टू जीरो, तो ए इजक्वल टू जीरो, मतलब ये जीरो मैट्रिक्स में ही संभव है सिर्फ, मतलब ए इज ए जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, ए इज ए जीरो मैट्रिक्स, ए जीरो मैट्रिक्स ही हो सकता है, और ये हम लोग पहले से भी डिस्कस कर चुके हैं, है ना, कि जीरो मैट्रिक्स ही है, जीरो मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स भी होना चाहिए और वही जीरो मैट्रिक्स भी होना चाहिए, तो वो सिमेट्रिक और एसक्यू है, तो इसका मतलब वो जीरो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ही, है ना। तो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि जीरो मैट्रिक्स ही है जो सिमेट्रिक भी हो सकता है और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हो सकता है, उसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं ऐसे फॉर्म से। तो ए क्या होना चाहिए, जीरो मैट्रिक्स ही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम प्रूफ कर दिए हैं, ये सिमेट्रिक का कंडीशन है और ये एसक्यू सिमेट्रिक का कंडीशन है। तो ए इजक्वल टू माइनस ए किए हैं तो ए इजक्वल टू वैसे भी जीरो आ रहा है। ठीक है, तो हम प्रूफ भी कर सकते हैं ऐसे। आगे बढ़ते हैं, अब दिया हुआ इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इजक्वल टू ए, तो ये किसके इक्वल होगा। ठीक है, देखते हैं, आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। यहां हम कर सकते हैं, यहां कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, क्योंकि ए मल्टीप्लाई आई रहे या आई मल्टीप्लाई ए रहे उससे अंतर नहीं पड़ता है, तो यहां डायरेक्ट हम ए प्लस बी का होल क्यूब भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आई मल्टीप्लाई ए वाला फॉर्म रहे बीच में या ए मल्टीप्लाई आई रहे, हम लोग जानते हैं वो सेम फॉर्म होता है, ए आई ए सब ए ही होता है। और एक चीज हम लोग और जानते हैं कि आई का पावर एनी इंटीजर आई के ही बराबर होता है, इसीलिए यहां ए प्लस बी का होल क्यूब हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, है ना, आई इंटू ए लिखो या ए मल्टीप्लाई आई, 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, यहां कोई अंतर नहीं आएगा, ए आई लिखो या आई ए लिखो कोई अंतर नहीं आएगा। तो आई क्यूब को तो हम आई भी लिख सकते हैं, है ना, और ए क्यूब को हम लिख दिए ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू ए, इससे इसमें किए मल्टीप्लाई 3a आई इंटू आई स्क्वायर प्लस इससे इसमें करेंगे मल्टीप्लाई 3 इंटू ए आई ए माइनस 7a। यहाँ आई को हम हटा सकते हैं क्योंकि आई स्क्वायर आई ही होता है और आई मल्टीप्लाई ए ही होता है, इसलिए आई स्क्वायर को हम इग्नोर भी कर सकते हैं, ए मल्टीप्लाई आई ए ही होता है, आई हट जाता है ना। ठीक है, आई स्क्वायर मल्टीप्लाई ए या आई मल्टीप्लाई ए ही होता है, क्योंकि आई का कितना भी पावर होगा ना वो आई के ही बराबर होगा। इसका मतलब ये आई था और आई मल्टीप्लाई ए हम लोग जानते हैं ए ही के ही बराबर है, इसका मतलब यहां 3a बचा, यहां a इंटू ए स्क्वायर, 3a स्क्वायर बचा माइनस 7a, ए स्क्वायर दिया हुआ है ए के बराबर है, ए पुट कर दिए, 3a, यहां भी ए स्क्वायर ए के बराबर पुट कर देंगे माइनस 7a, ए स्क्वायर यहां भी आएगा और यहां हो गया 6a माइनस 7a, ए स्क्वायर ए के बराबर आ गया प्लस 7a माइनस 7a, कट गया बच गया आई, तो आंसर आ गया आई। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए कौन सा मैट्रिक्स होगा। देखते हैं, ए और बी सिमेट्रिक दिया हुआ है, सिमेट्रिक का मतलब ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए और बी भी सिमेट्रिक है, इसका मतलब बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, ये लिख दिए। अब कह रहा है क्या कि ए बी माइनस बी ए कौन सा मैट्रिक्स होगा, तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज निकाल के देख लो, अगर ये इसी के बराबर आ गया तब तो वो सिमेट्रिक होगा, है ना, अगर ए बी माइनस बी ए के ही बराबर आ गया तो वो सिमेट्रिक होगा।
और अगर वो ए बी माइनस बी ए के माइनस के बराबर आ गया तो वो एस क्यू होगा। तो हम निकाल के देख लेते हैं, पहले इसका फॉर्म हम निकाल के देखते हैं क्या आता है। ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी सब याद रखना है बस। तो ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी हम लोग पहले से जानते हैं कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, या ए माइनस बी का भी ट्रांसपोज होता है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। और ये भी जानते हैं कि ए मल्टीप्लाई बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो यहां भी वही करते हैं। तो पहला मैट्रिक्स ए बी, फर्स्ट मैट्रिक्स को हम ए बी मान लें और सेकेंड मैट्रिक्स को हम बी ए मान लें। तो फर्स्ट मैट्रिक्स माइनस सेकेंड मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो फर्स्ट का ट्रांसपोज माइनस सेकेंड का ट्रांसपोज लिख दिए। अब ए मल्टीप्लाई बी का ट्रांसपोज, ये भी हम लोग जानते हैं प्रॉपर्टी से, है ना, सेकेंड का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई फर्स्ट का ट्रांसपोज, सेकेंड का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई फर्स्ट का ट्रांसपोज। यहां पे भी सेकेंड का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई फर्स्ट का ट्रांसपोज। अब बी का ट्रांसपोज बी के बराबर है ना, सिमेट्रिक है, तो बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी, ये दिया हुआ था, तो बी ट्रांसपोज की जगह बी। ए भी सिमेट्रिक है, तो ए टी बराबर ए लिखे हुए थे पहले से, ए पुट कर दो यहां भी ए और बी। देखो इसी के बराबर आया क्या, अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ए बी पहले लिख देंगे और माइनस बी ए बाद में लिख देंगे। इसका मतलब ये किसके बराबर आ गया, ये जो फॉर्म आया था वो आ गया माइनस ए बी माइनस बी ए। तो कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के बाद माइनस वही मैट्रिक्स आ जाए, इसका मतलब वो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिक का कंडीशन हम लोग जानते हैं, जिस फॉर्म का कहेगा सिमेट्रिक निकालिए, इसका मतलब उसका ट्रांसपोज इक्वल टू उतना ही होना चाहिए, है ना। लेकिन अभी हम उस फॉर्म, पूरे फॉर्म का ट्रांसपोज किए हैं तो माइनस उतना ही आया है, इसका मतलब ये एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, प्रॉपर्टी लगाए हैं ट्रांसपोज का, ध्यान देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सब आसान क्वेश्चन सब है। क्या कह रहा है, ए इक्वल टू दिस फॉर्म दे दिया है यहां मैट्रिक्स का फॉर्म, और ए प्लस ए टी इक्वल टू आई दे दिया है, तो यहां वैल्यू निकालना है अल्फा का। बस इसको सेटिस्फाई कर दो ना, अपने आप आंसर आएगा। देखते हैं, सब बोर्ड लेवल क्वेश्चन सब है ना, बहुत इजी रहता है, बस हल्का सा प्रैक्टिस करना है। जो भी थ्योरी लिखवाए हैं थ्योरी को बढ़िया से देख लेना है, सारा क्वेश्चन अपने आप बनेगा। ए दिया हुआ है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, प्लस ए का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम। है ना, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दिए। यहां से देख लेते हैं, है ना, ए टी लिखना है यहां पे, ए टी, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम। इक्वल टू आई, आई का मतलब 1001। अब बस जोड़ देना है, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा, माइनस साइन प्लस साइन 0, साइन अल्फा प्लस माइनस साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा 1001। अब अल्फा का वैल्यू क्या पुट करेंगे तो 1 के बराबर हो जाएगा, सबको पता है। यहां रखेंगे 60 डिग्री, क्योंकि कॉस 60 है ना, देख लो 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1, तो कॉस अल्फा इक्वल टू 1/2, इसका मतलब अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री, π/3 है ना, कॉस 60 होता है 1/2। एकदम आसान है। अगला क्वेश्चन, ये सब सिंपल क्वेश्चन सब है। हाँ, ये भी स्टूडेंट सब डाउट में पूछा है कि सर नहीं बन रहा है, देखते हैं। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा गलती दिया हुआ है ना, यहाँ पे पावर जो है ना 3 नहीं पूछा था, 2 पूछा था, मिस प्रिंटिंग है, यहाँ 2, और यहाँ जो ऑप्शन है उसमें भी यहाँ -1 था। अब बना के देखोगे तो बन जाएगा क्वेश्चन। सीधा इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो x² + 2x है ना, और यहाँ -1 + 3 2, 2 + 4 6, -3 + 5 2। क्या करते हैं हम लोग, सीधा इक्वेट करते हैं,
तो फर्स्ट एलिमेंट को इक्वेट कर दो, x का वैल्यू निकल जाएगा, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 2x इजक्वल टू -1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इजक्वल टू 0, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इजक्वल टू 0, इसका मतलब x प्लस 1 इजक्वल टू 0, x इजक्वल टू -1। ठीक है, पहला ऑप्शन। आगे बढ़े, तो ये क्वेश्चन आसान था, बस मिसप्रिंटिंग था थोड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते। अब a टू द पावर n किसके बराबर होगा, वो तो फॉर्म समझ में आ जाएगा। 2-4 क्वेश्चन बनाओगे इस पे। a दिया हुआ है ना, 2-4 उसका पावर आगे का निकाल के देख लो। a दिया हुआ है, अब a का पावर n, सबसे पहले a का पावर 1 निकाल लिया। a का पावर 2 कितना है ये देख लेते हैं, कितना आ रहा है 1 2 0 1 1 2 0 1। मल्टीप्लाई करना है, करो। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करो। 1 मल्टीप्लाई 1 1 प्लस 0 1। अब फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से करो। 1 इंटू 2 2, 2 प्लस 2 4। अब सेकेंड रो से फर्स्ट में करो, तो 0 प्लस 0 0। अब सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम में करो, तो 0 प्लस 1। ठीक है, अब देखते हैं a क्यूब क्या फॉर्म बन रहा है, वो आगे समझ में आ जाएगा। तो a क्यूब को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर इंटू ए, है ना, a स्क्वायर इंटू ए, और a स्क्वायर है 1401, यहां से देख लिए, और a का वैल्यू हम यहां से देख लेंगे। अब मल्टीप्लाई कर दो सीधा, तो 1 इंटू 1 1 प्लस 0 1 आएगा। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 प्लस 4 6, है ना। 1 इंटू 2 2, अब प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 4, तो 1 प्लस 4 6। चलो ये भी हो गया। अब सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में, तो क्या आएगा 0 प्लस 0 0। सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम में 0 प्लस 1 1। तो ये कौन सा फॉर्म बन रहा है देखो तो, a का पावर 1 में 2 मल्टीप्लाई 1, और a के पावर 2 में यहां गौर से देखो तो 2 मल्टीप्लाई 2 है, और a के पावर 3 में यहां गौर से देखो तो 2 मल्टीप्लाई 3 है ना। पावर 1 में 2 मल्टीप्लाई 1, पावर 2 में 2 मल्टीप्लाई 2, पावर 3 में 2 मल्टीप्लाई 3, तो पावर n में 2 मल्टीप्लाई n। बाकी सब तो सेम था, है ना। 1 में 1 आ गया, 2 में यहां मल्टीप्लाई में 2 आ गया, 3 में यहां मल्टीप्लाई में 3 आ रहा है, इसका मतलब n में मल्टीप्लाई में यहां n आएगा, तो 2 मल्टीप्लाई n 2n। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। हाँ, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, आईआईटी का क्वेश्चन है, इस बार का क्वेश्चन है, 2024 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, लेकिन इसको हम लोग सिंपल तरीके से भी बना सकते हैं। अगर इसको हम लेंदी मेथड से बनाया जाए P इनवर्स निकाल के, तो वो तो बहुत लेंदी पड़ जाएगा, है ना। यहाँ P इनवर्स भी है और P भी है, तो इसका वैल्यू रखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो बहुत टाइम लग जाएगा। और अगर हमको डिटर्मिनेंट का कुछ प्रॉपर्टी याद है, तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी बन सकता है। क्या क्या प्रॉपर्टी, सबसे पहला चीज, सबको पता है कि I इज इक्वल टू होता है A मल्टीप्लाई A इनवर्स, या A इनवर्स मल्टीप्लाई A। किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो I के बराबर होता है। दूसरा चीज, अगर बहुत सारा मैट्रिक्स का निकालना है मल्टीप्लिकेशन का डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो उसका इंडिविजुअल भी अगर निकाल के मल्टीप्लाई कर दिया जाए डिटर्मिनेंट वैल्यू, तब पर भी उसी के बराबर होता है। और तीसरा पॉइंट यहां हम कह सकते हैं, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू 1 बाई A इनवर्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो इस फॉर्म को याद रखना है। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं, ये आगे हम लोग को पढ़ना है डिटर्मिनेंट में, ये सब प्रॉपर्टी है ना, ये इधर जाएगा, तो इतना मल्टीप्लाई इतना इज इक्वल टू 1। किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू उसके इनवर्स वाले से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए डिटर्मिनेंट वैल्यू से, तो वो 1 के ही बराबर होता है। ठीक है, ये 3 फॉर्म अभी काम देगा यहाँ पे। वैसे अगर इनवर्स से निकाल के अगर बनाएंगे ना, तो वो बहुत लेंदी पड़ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे, अभी ध्यान देना है। P इनवर्स AP माइनस 2, इस I के जगह हम लिख सकते हैं P इनवर्स मल्टीप्लाई P, है ना। I के जगह हम लिख सकते हैं P इनवर्स मल्टीप्लाई P, है ना। अभी P के फॉर्म में है, इसलिए हम P के फॉर्म में लिखे। अब इस दोनों में से हम P इनवर्स कॉमन ले लेते हैं,
P इनवर्स कॉमन ले ली तो क्या बच गया A, और इस लास्ट वाले P को भी हम बाहर कॉमन ले लेते हैं। राइट साइड में से राइट साइड कॉमन ले सकते हैं और लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड कॉमन ले सकते हैं। तो P इनवर्स कॉमन ले ली तो यहां बच गया A, और P तो हम साइड में कॉमन ले लिए तो यहां A और -2, लेकिन यहां I अपने मन से लिखेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स फॉर्म में जब भी कोई फॉर्म नहीं दिया हुआ हो और कॉमन में बाहर निकल जाए तो I अपने मन से लिख सकते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म है ना, लॉजिकली सही होने के लिए हम लोग जानते हैं। और उसके बाद इंडिविजुअल मैट्रिक्स हम लगा देंगे, है ना। P इनवर्स का अलग मैट्रिक्स, अलग डिटर्मिनेंट वैल्यू, A - 2y का अलग डिटर्मिनेंट वैल्यू और P का अलग डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो P इनवर्स P से कट जाता है, हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं पहले से, ठीक है। अब बच गया A - 2y का डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो कितना हो जाएगा A - 2y? A का वैल्यू 2 1 2 6 2 11 3 3 2, और इसमें से माइनस करना है 2 × I। 2 × I को हम लिख सकते हैं 2 0 0 0 2 0 0 0 2, क्योंकि I का मतलब होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सारे एलिमेंट में तो ऐसा ही दिखेगा। अब अगर माइनस कर देंगे तो क्या होगा, 2 - 2 0, 1 - 0 1, 2 - 0 2, है ना, 6 - 0 6, 2 - 2 11 - 0 11, 3 - 0 3, 3 - 0 3, 2 - 2 0। अब इसका निकालना है डिटर्मिनेंट वैल्यू, है ना। तो कितना आ जाएगा डिटर्मिनेंट वैल्यू इसका निकालो, तो इसका निकालना है हमको डिटर्मिनेंट वैल्यू। चलो यहीं पे निकाल लो। डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 से कॉलम रो को हटाएंगे, इतना माइनस इतना, 0 × एनीथिंग 0 ही आएगा। फिर -1 के साथ कॉलम रो को हटाया जाए, है ना, इसके कॉलम रो को हटाएंगे तो ये 4 एलिमेंट बचेगा, तो 0 - 33, और 2 के साथ कॉलम रो को हटाएंगे तो 18 - 0, तो कितना आ गया, माइनस प्लस 33 और प्लस 36, ये हो गया 69।